हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम डूइंग ग्रेट एज वेल। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, जो कि टीएस गेरेवाल बुक के 2019 एडिशन का क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन सीबीएसई एंड आईएससी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दोनों ही बुक्स के एडिशन में ये क्वेश्चन अवेलेबल है। ऑलमोस्ट दोनों बुक में सिमिलर पैटर्न पे सम है। जर्नल एंट्रीज भी ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर, एक्सेप्ट उनके जीएसटी रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है एंड एक दो जर्नल एंट्रीज ऊपर नीचे हो सकते हैं। ISC book generally follows 18% tax rate, generally not in all sum, generally it follows 18% GST tax rate, and CBSE book में आपको ये similar question 12% GST rate पे मिल सकते हैं। तो that doesn't makes a lot of difference. So let's start. Question number 12 में आपको क्या बोला है? Journalize the following transaction in the books of मनोज कोलकाता। तो here the state जिसका अपने books बना रहे हैं उनका state बहुत important है, क्योंकि इसी से आप डिटरमाइन करोगे कि ये इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर मनोज कोलकाता है। नेक्स्ट, एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। विल ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व द ट्रायल बैलेंस, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में जर्नल, फिर उनका रेस्पेक्टिव लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का आपको आइडिया लग सके। तो फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है? कुछ आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं एंड कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए। हियर आर सम ओपनिंग डेबिट बैलेंसेस एंड हियर आर सम ओपनिंग क्रेडिट बैलेंसेस, नॉट क्लोजिंग, सॉरी, ओनली ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिए हुए। तो इस ओपनिंग बैलेंसेस का एप्लीकेबिलिटी कैसे होता है? देखिए, लास्ट ईयर जब आपने बुक्स को क्लोज किया होगा तो आपने एक ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, बैलेंस शीट बनाया होगा। उन बैलेंस शीट के फिगर्स को ही हम एवरी न्यू ईयर में, एवरी न्यू फाइनेंशियल ईयर में हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे आपने ट्रायल बैलेंस में जो जो डेबिट बैलेंसेस लिखे होंगे उनको आपने रेस्पेक्टिव उनके बैलेंस शीट में आपने पोस्ट कर दिया होगा, बैलेंस शीट में प्लॉट कर दिया होगा। फिर उन्हीं बैलेंसेस को हम इस साल वापस कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री का फर्स्ट एंट्री बिकम्स वेरी सिंपल कि आपको इनमें देखो करना क्या होता है। पहले मैं आपको एक बार इसका बेसिक देख लो आप लोग। आपको करना क्या है, जितने भी एसेट्स है आपको उनको डेबिट करना है। ऑल एसेट्स अकाउंट विल बी डेबिट एंड और लायबिलिटी अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड। ये आपको पता है, एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो आपको सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है एंड अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आता है दैट विल कम टू कैपिटल अकाउंट। बट इस क्वेश्चन में आपको एक कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है। जब आप क्वेश्चन को थरली रीड करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन में अपना कोई बैलेंसिंग फिगर निकल के नहीं आएगा। अनलाइक नॉर्मल क्वेश्चंस जहाँ पे आपको ओपनिंग डेबिट बैलेंसेस एंड ओपनिंग क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए होते हैं, वहाँ पे जनरली चांसेस होता है कि आपको एक बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा एंड दैट इज जनरली और कैपिटल अकाउंट। बट इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है। तो अपने को फर्स्ट एंट्री जो ओपनिंग एंट्री है इसको प्लॉट करना बिकम्स वेरी सिंपल। तो अपने लोग इसको कैसे प्लॉट करेंगे? आपको एक एक आइटम को पढ़ना है और एक एक आइटम्स को प्लॉट करते जाना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अपने को डेट्स नहीं दिया हुआ है, तो अपने डेट कुछ भी एक बार एज्यूम नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट गिविंग अ हाइफन। अगर आपको क्वेश्चन में डेट्स दिए हुए हो तो आपको क्वेश्चन में डेट के क्रोनोलॉजिकली जर्नल एंट्रीज को पास करने। तो फर्स्ट इज व्हाट? कैश इन हैंड। तो आप इसको सिमिलरली बस ऐसे ही लिखते जाओ, कैश इन हैंड, दैट इज 15,000। देन इज योर कैश एट बैंक, 55,000। देन वी हैव स्टॉक 28,000। देन वी हैव डेटर। अच्छा, डेटर में आपको किसी, देखिए डेटर्स के नेम दिए हुए हैं कि सुनील। देखिए डेटर टोटल 25,000 था, यहाँ पे आपको उनका ब्रेकअप दिया हुआ है कि डेटर में एक सुनील है जिनसे अपने को 5,000 रुपीज़ रिकवर करना है, अभय है जिससे 10,000 रुपीज़ रिकवर करना है, आलोक है जिससे 10,000 रुपीज़ रिकवर करना है। तो आप उनको ब्रेक करके लिख सकते हो। तो वील राइट इट एज सुनील, अभय एंड आलोक, एंड इनके रेस्पेक्टिव अमाउंट्स भी हम लोग प्लॉट कर देंगे। 5,000, दिस 5,000, 10,000 एंड 10,000। ये एक बेसिक जर्नल का फॉर्मेट है। आप लोगों को ऊपर जनरली ये लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ, ये आई फॉरगॉट टू राइट इट अर्लियर, इन द बुक्स ऑफ, जिनका नाम है जैसे मनोज है, इन द बुक्स ऑफ मनोज जर्नल। ये एक बेसिक फॉर्मेट है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है तो आप नाम की जगह डॉट 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 ऐसा भी आप प्लेस कर सकते हो। अच्छा, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया आलोक।
नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स में आपको दिया हुआ है कंप्यूटर एंड प्रिंटर, तो वील जस्ट सिंपली राइट एज इट इज कंप्यूटर एंड प्रिंटर। कंप्यूटर एंड प्रिंटर जिसकी वैल्यू 50,000 रुपीज़ है। नेक्स्ट आपको जो वैल्यू दिया हुआ है वो है फर्नीचर 10,000, तो विल प्लॉट इट फर्नीचर 10,000। फर्नीचर इज 10,000। नेक्स्ट वी हैव डिलीवरी वैन 25,000, ये आपको डिलीवरी वैन दिया हुआ है, डिलीवरी वैन इज 25,000, तो विल प्लॉट राइट इट अगेन। डिलीवरी वैन दैट इज 25,000। तो सारे डेबिट एंट्रीज खत्म हो चुके हैं, जितना डेबिट एंट्रीज था अपने लोग सारे डेबिट एंट्रीज को प्लॉट कर चुके हैं। नाउ क्रेडिट एंट्रीज, जो ओपनिंग क्रेडिट है आपको इनको भी प्लॉट करना है। तो क्रेडिट एंट्रीज आपने कैसे प्लॉट करेंगे, वही सिमिलरली 2 की तरह, 2 जो उनका नाम है उस नाम के हिसाब से प्लॉट कर लेंगे। तो पहला आइटम दिया हुआ है लोन 90,000, तो 2 बैंक लोन, सॉरी ये क्रेडिट साइड में आपको प्लॉट करना पड़ेगा 90,000। देन वी हैव क्रेडिटर, ये रहा आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर दिया हुआ है 20,000। इसका बाइफर्केशन नहीं है कि किस क्रेडिटर का नाम वगैरह अपने को नहीं दिया हुआ है, तो विल जस्ट सिंपली राइट क्रेडिटर इटसेल्फ। क्रेडिटर इज 20,000। देन यहाँ पे अपने को बिल्स पेबल है 10,000 एंड कैपिटल 88,000। 2 बिल्स पेबल एंड 2 कैपिटल। बिल्स पेबल इज 10,000 रुपीज, तो विल राइट इट 10,000 एंड कैपिटल इज 88,000, तो अपने लिख देंगे 88,000। इन जनरल सम्स जब आपको ये कैपिटल नहीं दिया हुआ हो तो आपको इन सारे फिगर्स को टोटल करना पड़ता है। यू नीड टू ऐड ऑल दीज डेबिट आइटम्स एंड सब्ट्रैक्ट ऑल द क्रेडिट आइटम्स। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा दैट बिकम्स योर कैपिटल। इस कैपिटल के बगल में आपको उसका बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ता है। बट यहाँ पे जब आप इन सारे डेबिट बैलेंसेस को ऐड करोगे एंड सारे क्रेडिट को ऐड करोगे तो आप देखोगे कि आपका डेबिट क्रेडिट दोनों टैली हो गया। तो अपने को अलग से कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा नहीं इस क्वेश्चन में। अच्छा, नरेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। बीइंग, इसमें आपने क्या किया, बैलेंसेस को ब्रॉड फॉरवर्ड किया, तो हम बस उतना ही लिख देंगे, बीइंग बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड। नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको खाली डिस्क्राइब करना है कि आपने एंट्री में क्या किया है, नथिंग मच टेक्निकल। नेक्स्ट, तो ये एंट्री आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एंट्री क्या है, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस फॉर अप्रैल 2019, मतलब ये पूरे अप्रैल मंथ का ट्रांजैक्शन होगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको क्या बोला है, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने लोगों ने, अच्छा ये आपको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि हम किसका काउंटिंग कर रहे हैं, हम मनोज का काउंटिंग कर रहे हैं। तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि हम लोग मनोज है। थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मनोज। आप मनोज के हिसाब से सोचो कि अगर आप मनोज होते तो आप क्या करते। तो अपन लोग मनोज है एंड हम लोगों ने गुड्स परचेज किया प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली से फॉर ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अपने को ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%। ओके, चेक इशूड इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। तो लेट्स प्लॉट इट कि अब सिंपल एंट्री है, गुड्स को परचेज किया 10,000 रुपीज़ का, 10% का कैश डिस्काउंट मिला एंड 2% का कैश डिस्काउंट भी अवेल किया क्योंकि हम लोगों ने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया था उसका। तो लेट्स प्लॉट इट। अगेन इसका कोई आपको डेट नहीं दिया हुआ है, तो आप सिंपल 1 लिख के, जो यहाँ का क्वेश्चन का नंबरिंग है, हम सेम क्वेश्चन नंबरिंग को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, आप नंबर 1 लिख सकते हो। अच्छा, इन सारे एंट्रीज जहाँ पे आपको कैश डिस्काउंट दिया होता है, ट्रेड डिस्काउंट दिया होता है, कुछ जीएसटी भी एप्लीकेबल है, तो वहाँ पर अपने को क्या करना होता है, इट्स बेटर हम लोग एक वर्किंग नोट बना ले। आप लोग वर्किंग नोट क्वेश्चन के एंड में प्रेफर करो बनाना, ताकि जो एग्जामिनर है उसको भी समझ में आएगा कि आपने इस एंट्री को कैसे किया है। अच्छा, ये हर क्वेश्चन के एंड में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल है। हमारे इस क्वेश्चन में 18% टैक्स रेट एप्लीकेबल है इंटरेस्ट रेट के लिए, एंड फॉर इंटरेस्ट रेट 9 and 9% में अपने को उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो इस एंट्री का अगर हम लोग पहले वर्किंग करें, मैं आपको वर्किंग यहीं पे करके बता रहा हूँ, आप लोग इसको क्वेश्चन के एंड में इसका वर्किंग कर सकते हो। देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में कि हम लोगों ने गुड्स को परचेज किया है एट व्हाट, एट 10,000 रुपीज़। उसमें से हम लोगों को ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, दैट मेक्स इट 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मेक्स इट 1,000 एंड योर बैलेंस विल बी 9,000, राइट। इसके बाद सिंस हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है दिल्ली से, हम लोग कोलकाता के हैं, कोलकाता ने गुड्स परचेज किया है फ्रॉम दिल्ली, तो दिस मेक्स इट एज इंटर स्टेट।
इंटरेस्ट रेट मतलब यहाँ पे IGST लगेगा, तो आपको क्या करना है, ऐड IGST एट द रेट ऑफ 18%। अब आप 9,000 का 18% कैलकुलेट कर सकते हो, दैट मेक्स इट 1620, राइट। अब आप जब इसको ऐड करोगे तो दिस विल बी 10,620, ठीक है। अब आपको इससे कैश डिस्काउंट को माइनस करना है, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%। 10,620 का 2% विल कम 212। इसी फिगर पे हम लोगों को 2% सब्ट्रैक्ट करना है एंड इट विल बी 10408, करेक्ट। अब हमको इनको प्लॉट करना है। अच्छा, अब आपको ये पता होगा कि जब भी हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट दिया होता है तो हम इसको अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं करते, इसका हम लोग इफेक्ट लेते हैं, वी सब्ट्रैक्ट इट, वी रिड्यूस आवर परचेज वैल्यू, बट वी डोंट शो इट सेपरेटली वाया एनी अकाउंट। हम कोई अकाउंट को से इसको रिफ्लेक्ट नहीं करते, हम डायरेक्टली अपना क्वेश्चन 9 सोल्यूशन को 9,000 से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जर्नल कैसा होगा, इसी को आपको ध्यान रखना है, इसी को ध्यान रख के आपको अभी प्लॉट करना है एंड दिस विल बिकम सिंपल। तो फर्स्ट इज योर परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज अकाउंट एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपको सब जगह लिखना पड़ेगा अकाउंट डेबिट डेबिट, ये मैंने स्किप कर दिया बट आप इसको लिख सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने परचेज किया है, इनपुट इज योर एसेट, दैट विल बी डेबिटेड। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अच्छा डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है क्योंकि वो आपका इनकम है, आपने अर्न किया है तो वो आपके लिए इनकम हो गया। एंड टू बैंक, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पेमेंट चेक से हुआ है, तो वी आर राइटिंग इट एज बैंक अकाउंट। अच्छा, यहाँ से अपने को क्वेश्चन स्टार्ट करना है, इसमें प्लॉट करना। परचेज वैल्यू इज हाउ मच, 9,000, ठीक है। फिर IGST कितना चार्ज हुआ है बिल में, 1620, तो विल राइट इट 1620, ओके। डिस्काउंट अपने को 212 का रिसीव हुआ है, विल राइट इट हियर 212। एंड बैंक से अपने लोगों ने कितना पेमेंट किया अल्टीमेटली, 10408, तो 10408। एक बार आप इस वर्किंग को क्रिएट कर लेते हो तो इसके बाद जर्नल्स को प्लॉट करना बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज, रिसीव्ड, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम बैंक, रिसीव्ड, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%। आप इन पे परसेंटेजेस भी ऐड कर सकते हो, दैट विल नॉट मेक मच डिफरेंस। बस आपको खाली ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने गुड्स को परचेज किया है कैश देके, बस इतना ही आपको इसमें लिखना है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या बोला, नेक्स्ट एंट्री, चेक वॉज रिसीव फ्रॉम अभय, आपको अभय से चेक रिसीव हुआ फॉर द बैलेंस अलाउड हिम 2% डिस्काउंट। अभय कौन है, देखिए आपने अपने लोगों ने ऊपर में यहाँ पर इस जर्नल एंट्री को प्लॉट करते टाइम अभय को अपना डेटर लिखा था, अभय वॉज डेबिटेड, क्योंकि आपको अभय से पैसे रिसीव करने थे। तो अभी अभय से अपने को पैसे मिल रहे हैं एंड वी आर अलाउइंग हिम डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ हाउ मच, 2% का हम उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अपने को अभय से पैसे मिल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि वी आर अलाउइंग हिम डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा आपका, ये भी डेबिट हो जाएगा। टू व्हाट इज द नेम, नेम इज अभय, तो आपको अभय को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि अब वो आपका एसेट नहीं बचा, आपने उससे पैसे रिसीव कर लिए तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने पैसे अभय से रिसीव करने थे, देखिए अभय से अपने को 10,000 रुपीज रिसीव करने थे, तो हम उसको 10,000 रुपीज से ही क्रेडिट कर देंगे, करेक्ट। 10,000 से हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अच्छा, हमें 2% का डिस्काउंट हम उसको ऑफर कर रहे हैं, दैट मीन्स डिस्काउंट अलाउड इज 200 एंड 9,800 इज द अमाउंट दैट वी रिसीव। ये इतना हमको पैसा बैंक में मिल गया, करेक्ट। नेक्स्ट, तो ये एंट्री होप आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अभय एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, बस इतना से आपका काम बन जाएगा। इतना अगर आप लिख दोगे क्लियरली तो आपका काम बन जाएगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट एंट्री,
थर्ड एंट्री में क्या लिखा है, चेक वॉज रिसीव फ्रॉम आलोक कोलकाता फॉर द बैलेंस ड्यू। अच्छा, जब भी अपने को कोई पेमेंट वगैरह रिसीव होता है उनमें जीएसटी का कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि ना आपने कोई गुड्स को सेल किया है, ना आपने कोई गुड्स को परचेज किया है, ना आपने कोई सर्विसेज दिया है, ना आपने कोई सर्विसेज रिसीव किया है। तो ये जो एंट्री है, चेक वॉज रिसीव फ्रॉम आलोक कोलकाता फॉर द बैलेंस ड्यू, इनमें भी कोई जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगा। तो सिंपली अपने को आलोक से पैसे रिसीव हो रहे हैं। अच्छा, कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं ये आपको यहीं से पता चल जाएगा। ये रहा, अब है अपने को ऐसे 10,000 रिसीव मिलने थे, तो वो अपने को अब रिसीव हो जा रहे हैं, सॉरी आलोक से। द क्वेश्चन वॉज गिवन आलोक, चेक रिसीव फ्रॉम आलोक, तो अपने को आलोक से भी 10,000 रुपीज मिल जाएंगे। तो इसको भी अपने लोग प्लॉट कर देते हैं। तो चेक रिसीव फ्रॉम आलोक, सेम अगेन जर्नल एंट्री, कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल एंट्री बैंक टू आलोक। तो एंट्री आपका थर्ड हो जाएगा, तो आप थर्ड प्लॉट कर सकते हो। थर्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू आलोक अकाउंट, हाउ मच, 10,000 रुपीज। बीइंग कैश नहीं लिखे आप अमाउंट लिख सकते हो, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आलोक। क्लियर? आप यहां पर भी, जहां हमने लिखा था शायद कैश लिख दिया था, बट यहाँ पे बैंक रिसीव हो रहा है, आप इसको भी अमाउंट कर सकते हो, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम अभय एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। ठीक है, तो ये एंट्री भी फेयरली सिंपल था, इसमें कोई जीएसटी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये सिंपल ही हो जाता है। नेक्स्ट एंट्री इज अ गुड एंट्री। क्या बोले देखो, सुनील वॉज अनेबल टू पे द ड्यूज एंड ऑफर्ड 75%, चेक वॉज ड्यूली रिसीव्ड। मतलब सुनील से, जिससे अपने को पैसे रिसीव करने थे, ही वॉज अनेबल टू पे द एंटायर अमाउंट बट ही ऑफर्ड ओनली 75%, वो अपने को 75% पैसे देने के लिए रेडी है, एंड वो उतना का चेक भी अपने को दे चुका है, वी हैव रिसीव दैट चेक ऑल्सो। ओके, तो इसका भी एंट्री अपने लोग कर लेते हैं। दिस विल बी फोर्थ एंट्री। तो जब आपको डेट नहीं दिया हो, आप कोशिश करो क्वेश्चन में दिए गए नंबर्स को मेंटेन करने का। तो दिस एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, जो पैसे अपने को नहीं मिल पाएंगे वो अपने लिए बैड डेट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो खाली 75% पैसे ही अपने को पे कर रहा है। और देखिए, सुनील को हम लोगों ने अपना डेटर दिखाया था, सुनील वाज और डेटर, ये डेटर था ना, क्योंकि अपने को इससे 5,000 रुपीज़ रिसीव करने थे सुनील से, तो उसको भी हम लोग क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब तो वो अपना डेटर रह नहीं गया। तो सुनील विल बी क्रेडिटेड बाई हम 5,000। अच्छा, कितने पैसे अपने को मिल रहे हैं, 75%, 5,000 का 75%, ये पैसे अपने को मिल रहे हैं, एंड बैलेंस 25% जो होगा वो पैसा आपका बैड डेट हो जाएगा। तो 5,000 रुपीज़ का 75% मेक्स इट 3,750, एंड जो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका यहाँ पे 1,250, आप इसको 25% भी ले सकते हो, क्योंकि 75% अगर आपको रिसीव हो रहे हैं, दैट मीन्स 25% यू आर नॉट रिसीविंग इट। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो बैड डेट को। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सुनील to the extent of 75%, balance amount considered bad debt, क्योंकि बैलेंस का अमाउंट जो है वो आपका बैड डेट हो चुका है, तो आप इतना से आपका काम हो जाएगा। आप चाहो तो इस नरेशन को थोड़ा सा कंप्रेस भी कर सकते हो, थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर सकते हो, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 2 to 3 लाइनर, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ, क्या बोला है अपने को फिफ्थ वाले क्वेश्चन, फिफ्थ वाले पॉइंट में, गेव गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 एज चैरिटी विच वॉज परचेज इन कोलकाता। जो आपने गुड्स को कोलकाता से परचेज किया था, उसी को हम लोगों ने चैरिटी के लिए गुड्स को दे दिया है। अच्छा, हम लोग भी चैरिटी वाले, हम लोग कोलकाता में ही रिसाइड करते हैं, वी आर मनोज, और हम लोग कोलकाता में रिसाइड करते हैं, वी स्टे इन कोलकाता, एंड हम लोगों ने जो गुड्स कोलकाता से परचेज किया था, गुड्स विच वर परचेज फ्रॉम कोलकाता, उसी को हम चैरिटी के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पे जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। बुक में तो क्वेश्चन में आपको एस्ट्रिक्स लगा के दे दिया जाता है,
कि किन में जीएसटी एप्लीकेबल होगा, किन क्वेश्चंस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बट आई सजेस्ट कि आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ के भी ट्राई करो कि आपको ट्रेस लग सके कि किस में जीएसटी एप्लीकेबल है, किस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो गुड्स तो जा रहे हैं ना, यू आर पार्टिंग अवे विद द गुड्स, आपको तो गुड्स छोड़ने पड़ेंगे जब आप चैरिटी में दे रहे हो। तो जो परचेज करते टाइम उस पर जीएसटी का इनपुट हमने लिया था उसको हमको अभी रिवर्स करना पड़ेगा। आप लोग देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जब हमने गुड्स को परचेज किया था तो भी तो हम लोगों ने इस पे जीएसटी इनपुट लिया था ना। हमारा एंट्री क्या हुआ होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट अकाउंट डेबिट टू वो पार्टी का नाम जिससे भी हमने गुड्स को परचेज किया था। तो अब हम जब उसको चैरिटी के लिए दे रहे हैं तो हमें उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। आप ऐसे इस एंट्री को समझ सकते हो कि जब आपने इस गुड्स को परचेज किया होगा तो आपने एंट्री क्या किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST क्योंकि कोलकाता से परचेज हुआ है और अपने भी कोलकाता के हैं, टू कैश बैंक या वॉटेवर, अपने को उसका डिटेल नहीं दिया हुआ है कि क्या है, आप कुछ भी अज्यूम एक बार कर लो, कैश बैंक। तो जब ये सिमिलर गुड्स ही आप इसको चैरिटी के लिए दे रहे हो तो जो इनपुट, जो एसेट आपने क्रिएट किया था वो एसेट का बेनिफिट तो अब आपको मिलेगा नहीं, तो आपको इस एसेट को ही वापस रिवर्स करना पड़ेगा। दिस वी कॉल्ड इट एज इनपुट का रिवर्सल, आपको इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। तो इसका एंट्री कैसे होगा, अच्छा बेसिक इसका एंट्री क्या होता, अगर ये गुड्स चैरिटी के लिए दिया होता तो आप इसका एंट्री क्या करते, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ये तो फेयरली सिंपल एंट्री है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर गुड्स गिवन एज चैरिटी होता है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर होता है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एनी एक्सीडेंट, कुछ भी ऐसा होता है तो हम लोग परचेज को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, राइट। अब आपको क्या करना है, जो इनपुट आपने लिया था उस इनपुट को आपको रिवर्स करना है। रिवर्स करना मीन्स आपको उसको क्रेडिट करना है, क्योंकि अब तो वो आपका एसेट रह नहीं गया, क्योंकि आप तो गुड्स के संग पार्ट अवे कर रहे हो, आप गुड्स को तो किसी को दे रहे हो। तो इनपुट CGST जो आपने इनपुट लिया था उसी को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। कोलकाता से परचेज हुआ था, आपने कोलकाता से परचेज के टाइम पे इनपुट CGST SGST किया था, तो उसी को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, गुड्स कितने अमाउंट का है, 1000 रुपीज का आप गुड्स का चैरिटी कर रहे हो फॉर 1000 रुपीज, तो इनपुट GST कितना आएगा, 9%, दैट इज 90 रुपीज। दिस विल अगेन बी 90 एंड दिस विल बी 1180, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाए, नरेशन विल बी बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, करेक्ट। नेक्स्ट एंट्री क्या है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, इन अ कॉम्पिटिशन हेल्ड बाय RWA, कौन है, वी आर नॉट मच कंसर्न अबाउट इट, वेयर द शॉप इज लोकेटेड एंड इलेक्ट्रिक आयरन कॉस्टिंग ₹500 वॉज गिवन एज अवार्ड। मतलब जहाँ पे हमारी दुकान है उसी के पास शायद कोई कंपटीशन हो रहा होगा एंड हम लोगों ने उसके लिए कुछ अवार्ड वगैरह अपने तरफ से दे दिए एंड हम लोगों ने इसको प्रभात इलेक्ट्रिकल दिल्ली से परचेज किया था। मतलब ये वाला जो आप परचेज एंट्री देख रहे हो ना, ये जो फर्स्ट वाला परचेज है, मे बी ये इसी का बात कर रहे हैं कि जो हमने इनसे गुड्स को परचेज किया था 10,000 रुपीज़ का, इसी गुड्स से आउट ऑफ दिस 10,000 500 को हम अभी किसी कोई एसोसिएशन होगा, कोई कंपटीशन जो कंडक्ट करा रहा होगा, हम उनको अपनी तरफ से गुड्स दे रहे हैं कि ये हमारे तरफ से अवार्ड है, यू कैन गिव इट आउट। तो ये भी एक तरीके से क्या हुआ, ये हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपटीशन वगैरह में जब अपना कोई गुड्स देती है तो वो हमेशा किसी सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए वो गुड्स देती है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा, अच्छा अब आप इसको इस तरीके से भी समझो, जब हमने प्रभात इलेक्ट्रिकल से ये गुड्स को परचेज किया था तो हम लोगों ने एंट्री क्या किया था, ये वाला, ये प्रभात इलेक्ट्रिकल वाली एंट्री है और हमने इसको बैंक से पे कर दिया था, इसीलिए प्रभात इलेक्ट्रिकल का नाम नहीं आ रहा है। तो हमने जब गुड्स को परचेज किया था तो हमने गुड्स पे इनपुट भी लिया था, एसेट क्रिएट किया था 1620 रुपीज़ का, तो अब हमको उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज वी आर पार्टिंग अवे विद द गुड्स। तो एंट्री क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए गुड्स देना इज योर एक्सपेंस ना, जब आप गुड्स को दे रहे हो फॉर चैरिटी, फॉर एडवर्टीजमेंट, सेल्स, प्रमोशन, वो सारा आपका एक्सपेंस है, तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, राइट, टू परचेजेस। सिमिलर ऊपर वाले टोन में एंट्री, जैसे आपने चैरिटी में परचेज को क्रेडिट किया था, यहाँ पे भी आपको परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। टू इनपुट IGST, यहाँ पे हमने IGST क्यों लिया, क्योंकि परचेज करते टाइम भी हम लोगों ने इनपुट IGST लिया था,
तो सिमिलर हम बस उसी को रिवर्स कर दे रहे हैं क्योंकि अब वो हमारा इनपुट है नहीं। तो परचेज की वैल्यू कितनी है? परचेज की वैल्यू इज 500 एंड दिस टैक्स रेट वाज 18%, दैट मेक्स इट 90। तो आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज 590। ठीक है, तो इसका नरेशन आप क्या लिख सकते हो? बीइंग गुड्स गिवन एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड, आप कुछ भी इस तरीके का नरेशन लिख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट एंट्री आपको क्या बोला है? सैलरीज अमाउंटिंग टू ₹15,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज पेड बाय चेक। मतलब क्या हुआ? देखो अभी अपने कौन से मंथ का अकाउंटिंग कर रहे हैं? अभी हम लोग अप्रैल मंथ का अकाउंटिंग कर रहे हैं। मतलब लास्ट ईयर जो हम लोग छोड़ कर आए हैं, लास्ट ईयर जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उस मंथ में हम लोगों ने कोई सैलरी को प्रोवाइड किया था अपने बुक्स में, अब हम उसको पे कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ ना आप लोग कि अगर हम लोग लास्ट ईयर कोई सैलरी अनपेड रह गया था तो हम लोग उसका एंट्री क्या करते हैं? कोई भी एक्सपेंसेस जो अक्रू हो चुका है पर वो पेड नहीं हुआ है, खर्चा जो आपने इनकर किया है पर अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, तो हम लोग उसकी एंट्री क्या करते हैं? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यही हम लोग एंट्री करते हैं। अब आपको इस एंट्री को ही इस लाइबिलिटी को, ये जो आपने लाइबिलिटी क्रिएट किया है, इस लाइबिलिटी को अब हमें पे करना है। ये जो आपने लाइबिलिटी क्रिएट किया था, इस लाइबिलिटी को हमें अब पे ऑफ करना है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू बैंक। या फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो आप कुछ भी अज्यूम कर लो, कैश अज्यूम करो, बैंक अज्यूम करो। अच्छा कुछ बोला है क्या? लेट मी चेक। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया है कि आपको चेक से पे करना है, तो आपको बैंक ही लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो एंट्री हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है कि आपको सैलरी को बैंक से पे करना होगा। तो अमाउंट कितना है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू बैंक 15,000 रुपीज। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग सैलरीज पेड प्रोवाइडेड इन मार्च 2019। आप इतना नहीं भी लिखोगे, खाली आप अगर इतना भी लिखते हो कि बीइंग सैलरीज पेड, तो भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग एंट्री पे मूव अगर करें तो A debt of ₹5,000 which was written off as bad debt in the last year was received। जो लास्ट ईयर आपने 5,000 रुपीज़ का बैड डेट अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया था, वो इस साल आपको रिसीव हो चुका है। तो ये आपके लिए एक इनकम है। लास्ट ईयर आपने क्या एंट्री किया होगा? लास्ट ईयर आपने इसका एंट्री किया होगा बैड डेट टू डेटर, आपने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा। लास्ट ईयर आपने क्या किया होगा? बैड डेट टू डेटर। अब आपको क्या हो जाएगा? वो पैसा आपको रिसीव हो रहा है, तो आप उसका एंट्री क्या करोगे? आपको तो एक इनकम शो करना पड़ेगा कि आपने एक इनकम रिसीव किया इस बारी। तो दिस इज पॉइंट नंबर 8 हो जाएगा एंट्री। तो एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। अमाउंट कितना है? अमाउंट इज 5,000। करेक्ट। बीइंग अमाउंट रिकवर्ड earlier treated as bad debt, ठीक है। तो आप इतना सा भी नरेशन लिखते हो तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या है अपना? नेक्स्ट परचेज फॉर द मंथ वेयर। अगर आप परचेज की बात करो, परचेज फॉर द मंथ मतलब पूरे मंथ का परचेज क्या है? परचेज फॉर द मंथ वेयर कैश परचेज 1 लाख रुपीज, जो कि इंट्रा स्टेट है, एंड दिस विल बी क्रेडिट परचेज, एंड जो क्रेडिट परचेज है वो 9 लाख रुपीज़ है, दैट इज इंटर स्टेट। तो एक आपका इंट्रा स्टेट आपने 1 लाख रुपीज़ का गुड्स परचेज किया पूरे मंथ में, एंड क्रेडिट परचेज किया आपने 9 लाख रुपीज़ का। अच्छा अब ये किससे परचेज किया इसका डिटेल अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो वील अज्यूम इट
टू बी अ क्रेडिटर, अपने खाली क्रेडिटर नाम ही अज्यूम कर सकते हैं और अपने किसी का नाम तो ऐसा लिख नहीं सकते। तो एक एक करके एंट्री को पोस्ट करते हैं। सबसे पहले अपने लोग कैश परचेज करते हैं, उसके बाद क्रेडिट परचेज करेंगे। कैश परचेज वॉज इंट्रास्टेट, राइट। तो दिस इज पॉइंट नंबर 9 का सब पार्ट 1 है। तो 1 लाख रुपीज़ का परचेज था, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये इंट्रास्टेट है, माइंड इट, ये इंट्रास्टेट है, ठीक है। मतलब आपने विद इन द स्टेट ही, मतलब कोलकाता से ही शायद परचेज, वेस्ट बंगाल से ही परचेज किया होगा। तो हम इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। ये पहला वाला तो कैश परचेज ही था, ठीक है। तो आपका अमाउंट कितना है परचेज का? 1 लाख रुपीज़ वॉज द परचेज वैल्यू। इसमें अपने को टैक्स रेट को स्प्लिट करना पड़ेगा। 18% है तो 99 लेना पड़ेगा, दैट इज 9,000। टोटल मेक्स इट 1,18,000। 1,18,000 रुपये का टोटल परचेज वैल्यू है। तो ये हो गया 9 का सब पार्ट 1, जहाँ पे हम लोगों ने कैश में गुड्स को परचेज किया है और उसको इंट्रास्टेट परचेज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। इतना नरेशन लिखने से आपका काम हो जाएगा। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपीज़ एंड इनपुट IGST, ये 18% टैक्स रेट होगा, तो 18% विल बी अबाउट 1,62,000। आप 9 लाख का 18% करोगे तो आपको 1,62,000 मिल जाएगा। अच्छा, किसको बेचा है इसका नाम नहीं लिखा हुआ था इस जर्नल में। जब आप इस जर्नल को देखोगे तो इस जर्नल में कहीं भी नाम नहीं लिखा हुआ था। देखो आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? क्रेडिट पे बेचा गया इनको। क्रेडिट परचेज किया गया 9 लाख रुपीज़ का। तो किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो वील अज्यूम इट टू बी क्रेडिटर, कि एक क्रेडिटर ही नाम है। टू क्रेडिटर, वील ऐड इट अप एंड इट विल कम टू 10,62,000, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 10। नंबर 10 में क्या बोला गया? सेल्स फॉर द मंथ वेयर, ये पूरे मंथ का आपको सेल्स बताया गया, मतलब पूरे अप्रैल मंथ का आपको टोटल में सेल्स दे दिया गया। कैश सेल्स 15 लाख रुपीज़ का कैश सेल्स हुआ है, दैट इज इंट्रास्टेट, वो इंट्रास्टेट है। एंड क्रेडिट सेल्स जो है वो 3 लाख रुपीज़ है, इंटरस्टेट, ठीक है। तो इन दोनों का भी अपने को लेजर पास करना पड़ेगा, एक 15 लाख रुपीज़ इंट्रास्टेट का और एक क्रेडिट सेल्स 3 लाख रुपीज़ इंटरस्टेट का, ठीक है। तो इंट्रास्टेट क्या हो गया? जो आपने विद इन द स्टेट परचेज किया है, सेल किया है, और इंटरस्टेट क्या हो गया? जो आपने आउटसाइड द स्टेट सेल किया। तो दिस यहाँ पे क्वेश्चन में मनोज था, तो विल पास जर्नल एंट्री एज वेल। तो सबसे पहला कैश सेल्स, दिस इज पॉइंट नंबर 10। अच्छा, इसका हम लोगों ने नरेशन नहीं लिखा, इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बस इतना लिखने से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जो कैश सेल्स का एंट्री सबसे पहले कर लेते हैं। 15 लाख रुपीज़ जो कैश सेल्स था, इंटरस्टेट, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश सेल्स था। देन टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, करेक्ट। तो 15 लाख रुपीज सेल्स वैल्यू था, विल राइट 15 लाख रुपीज एज द सेल्स वैल्यू एंड इसका 9% विल बी 1,35,000 क्योंकि 18% था एंड वील हैव टू स्प्लिट इट। अगर आप सारे फिगर्स को ऐड करोगे इट विल कम टू 17,70,000, करेक्ट। जस्ट वील गो थ्रू द क्वेश्चन वंस अगेन। पॉइंट नंबर 10 में आपको क्या दिया गया था? पॉइंट नंबर 10, इट वाज सेल्स फॉर द मंथ वेयर कैश सेल्स 15 लाख रुपीज इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट, तो उसका हम लोगों ने एंट्री कर दिया। नेक्स्ट क्रेडिट सेल्स है 3 लाख रुपीज का इंटरस्टेट। क्रेडिट सेल्स 3 लाख रुपीज इंटरस्टेट, तो इंटरस्टेट मतलब फ्रॉम डिफरेंट स्टेट हम लोगों ने कैश सेल किया है। सॉरी, ये कैश सेल्स नहीं, क्रेडिट सेल्स है। तो किसको सेल किया ये भी आपको अपने को डिटेल नहीं बताया गया, खाली अपने को क्रेडिट सेल्स ही दिया गया था कि हम लोगों ने क्रेडिट सेल्स किया है, राइट। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स। तो एंट्री क्या हो जाएगा इसका? सिंस नाम नहीं दिया तो हम लोग इसको डेटर ही अज्यूम कर लेंगे कि डेटर कोई सेल किया होगा। क्या डेटर है वी डोंट नो। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स
अकाउंट टू आउटपुट IGST, क्योंकि आउट ऑफ द स्टेट था एंड क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया गया था कि इंटर स्टेट सेल है, इंटर स्टेट मतलब इन डिफरेंट स्टेट, एंड इसका टोटल वैल्यू सेल्स का 3 लाख रुपीज है, 3 लाख रुपीज वैल्यू ऑफ सेल्स। इस पर हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे 18%, दैट मेक्स इट 54,000 एंड टोटल अमाउंट विल बी 3,54,000, करेक्ट। नेक्स्ट एंट्री, let's move on to the next entry. Next entry is paid to creditor by check rupees 8,90,000। जो क्रेडिटर है, अभी देखो यहाँ पे अपने को स्पेसिफिकली तो बोला नहीं है किसको पे किया है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि जो क्रेडिटर से अपने परचेज किए थे इन एंट्री नंबर 9, उसी क्रेडिटर को हम लोग पे कर रहे हैं, या फिर कलेक्टिवली सारे क्रेडिटर्स को मिला के हम लोग 890 पे कर रहे हैं। तो पेमेंट, अच्छा इसका भी नरेशन, दिस नरेशन कैन बी बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, एंड इसका एंट्री क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, राइट। सो नेक्स्ट एंट्री नंबर 11, पेमेंट टू क्रेडिटर। सो क्रेडिटर को हम लोग डेबिट कर देंगे, क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंसेस कम हो रहा है, तो क्रेडिटर को हम लोग डेबिट कर देंगे टू बैंक, करेक्ट, क्योंकि हम लोगों को बैंक से ही बोला गया था पेड क्रेडिटर बाय चेक, तो हम लोग इसको चेक से पेमेंट कर देंगे, एंड टोटल अमाउंट इज 8,90,000, सो इट विल बी 8,90,000, राइट। उसके बाद लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री क्या बोला गया हमें, बैंक लोन रीपे 20,000 रुपीज। कुछ हमारे ओपनिंग, जब हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस ले रहे थे वहां पर 90,000 रुपीज का देखिए बैंक लोन था, इसी आउट ऑफ दिस 90,000 रुपीज लोन 20,000 रुपीज को हमको रीपे करके दिखाना है। इसका हम नरेशन क्या लिख सकते हैं, बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, राइट। नेक्स्ट एंट्री हम लोग क्या करेंगे, बैंक लोन रीपेड। तो बैंक लोन जो है वो क्रेडिट होता है, तो उसको जब पे करेंगे तो हम लोग इसको डेबिट कर देंगे, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, एंड सिंस पेमेंट कुछ नहीं बोला तो वी कैन अज्यूम इट कि कैश से पेमेंट किया गया होगा, टू कैश अकाउंट, बीइंग लोन रीपेड, एंड अमाउंट इज रुपीज 20,000, करेक्ट। तो यहां पर वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर जर्नल। सिंस ये वाला पर्टिकुलर सेशन ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है, वील स्टॉप इट टिल हियर, एंड अगले वाले सेशन में वील कंटिन्यू इसका लेजर एंड ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ। ओके, थैंक यू वेरी मच।